हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मेजरमेंट में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एनर्जी का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें इसको बहुत अच्छी तरीके से एक कम टाइम में कैसे एक शॉर्ट वे में अच्छे तरह से रिवीजन हम लोग कर सकें, उस तरह से हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग जितने भी एग्ज़ाम की यदि बात करें, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे यूपीपीसीएल जेई हो, या कोई भी अदर स्टेट का एई या जेई का पेपर हो, तो किसी भी पेपर में आपका मेजरमेंट से क्वेश्चन आता है। खास करके ये पोर्शन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी वाला, एनर्जी मीटर वाला जो पोर्शन है आपका, ये प्रैक्टिकली ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ से न्यूमेरिकल यहाँ से कम बनता है, नहीं बनता है, लेकिन यहाँ से प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो रहता है ना, वो यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। या फिर आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में काम करने भी जाओगे, वर्क करने का मौका मिलेगा आगे चलकर आपको, चाहे एज ए जेई या एई, तो आपको ज़्यादातर ये एनर्जी मीटर के साथ होगा, प्रैक्टिकली काम करना होगा। तो ये एक तरह से ज़रूरी है हम लोग के लिए, चाहे वो प्रैक्टिकली देखें या थ्योरेटिकली देखें। तो हमको ये, मेरा काम हम लोग का ये है कि इसको एक अच्छे तरीके से उसको तैयार कर, जिससे किसी भी एग्ज़ाम में हम लोग अच्छे ढंग से अटैम्प्ट ले सकें। तो ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एनर्जी जो है हम लोग का, एनर्जी क्या है सबसे पहले ये हम समझते हैं। एनर्जी एनर्जी जो होता है हम लोग का, एनर्जी एनर्जी आपका होता है पावर इनटू टाइम। क्या होता है? पावर इनटू टाइम। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पावर इनटू टाइम डीटी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एनर्जी होता है। अब एनर्जी का यदि आप लोग देखिएगा तो इसका फॉर्मूला जो हम लोग का जो होता है इलेक्ट्रिकली, जो हम लोग जो पढ़े होंगे, इसमें एनर्जी का फॉर्मूला एक होता है V इंटू आई इंटू टी होता है, एक होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है, एक होता है V स्क्वायर बाय आर इंटू टी हो जाता है। तो ये तीनों एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिकली एक, और जो हम लोग एनर्जी को जो मापते हैं यहाँ पे देखेंगे, एनर्जी मीटर जो मेरा होता है, एनर्जी मीटर जो मेरा होता है वो मतलब किलोवाट आवर में मापता है। एक यूनिट जो होता है मेरा 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब एनर्जी मीटर को देखते हैं। एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन को यदि देखा जाए ओवरऑल, तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन आपका दो तरह का मैग्नेट रहता है। कौन कौन? एक रहता है आपका शंट मैग्नेट और दूसरा रहता है सीरीज मैग्नेट। अब जैसा नाम से पता चल रहा है, शंट मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट। शंट मैग्नेट क्या हुआ? मतलब पैरेलली, नाम शंट मतलब होता है पैरेलल, और सीरीज मतलब उसके सीरीज में। एक्चुअली में इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ा क्योंकि यदि लोड के साथ कंपेयर करके यदि देखेंगे ना, जो शंट मैग्नेट में आपका वाइंडिंग किया हुआ है और सीरीज मैग्नेट में जो आपका वाइंडिंग किया हुआ है, दोनों को यदि गौर से देखिएगा तो ये आपको पता चलेगा कि ये लोड जो आप देख रहे हैं, लोड, अब देखिए लोड के साथ जो करंट कॉइल में जो आपका वाइंडिंग किया हुआ है ना, ये देखिए, ये आपका लोड के सीरीज में है। ये देख रहे हैं ये वायर, ये आपका लोड के सीरीज में है, इसीलिए आपको इसको सीरीज मैग्नेट का नाम दिया जाता है, ये मैग्नेट। फिर यदि दूसरा यहाँ पे यदि देखा जाए, इसमें जो मेरा वाइंडिंग किया हुआ है, ये लोड के पैरेलल में, देखिए लोड का ये यहाँ तक आया कनेक्शन, फिर यहाँ से देखिए ये वायर गया है, ये मेरा पोटेंशियल कॉइल पे वाइंडिंग किया हुआ है, फिर ये, तो एक तरह से ये क्या हुआ, लोड के पैरेलल में है ना ये, तो इसीलिए दोनों का नाम, सिग्निफिकेंस एक ऐसा होता है। दो तरह का कॉइल है, एक है शंट मैग्नेट और एक है सीरीज मैग्नेट। दोनों पर जो मेरा वाइंडिंग किया हुआ है, एक शंट कॉइल एक सीरीज कॉइल, यानी कि उसको पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं शंट कॉइल को, इसको सीरीज कॉइल को करंट कॉइल बोलते हैं। नाम वही है जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर पहले पढ़े हुए थे, जस्ट उसी तरह है। यहाँ भी मेरा क्या है, पोटेंशियल कॉइल है, करंट कॉइल है। करंट कॉइल मेरा सीरीज मैग्नेट पे है, पोटेंशियल कॉइल मेरा शंट मैग्नेट पे है। ये दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा बीच में जो है, यहाँ पे यदि देख रहे होंगे, बीच में मेरा यहाँ पे क्या है, रोटेटिंग डिस्क है। यहाँ पे रोटेटिंग डिस्क जो मेरा रोटेट करता है, डिस्क रोटेट करता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या हुआ हम डिस्कस अभी करेंगे, बस वेट थोड़ा देर, हम लोग थोड़ा देर इसको वेट करते हैं। अब सबसे पहले
इंट्रोड्यूस हो जाते हैं सारे पैरामीटर सबसे। ये मेरा रोटेटिंग डिस्क है, ठीक है। और ये मेरा जो है, ये जो मेरा है, ये मेरा ब्रेक मैग्नेट है, ब्रेक मैग्नेट है ये, ब्रेक मैग्नेट, ठीक है। अब जैसे सिंपली यदि देखा जाए कि वर्क इसका फंक्शन क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो किया, अब ऑब्वियसली उसके पोटेंशियल कॉइल में भी करंट फ्लो करेगा, इसके करंट सीरीज मैग्नेट में करंट कॉइल में भी करंट फ्लो करेगा। जैसे करंट फ्लो किया तो इसका फ्लक्स फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। एक फ्लक्स आपका यहाँ से प्रोड्यूस होगा 5p, और एक फ्लक्स आपका एक नीचे से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा 5c, ठीक है। मतलब एक पोटेंशियल कॉइल का फ्लक्स आएगा, एक करंट कॉइल का फ्लक्स आएगा। अब देखिए दोनों फ्लक्स मेरा रोटेटिंग डिस्क के साथ, जो मेरा डिस्क जो है यहाँ पे, यहाँ जो डिस्क है अच्छे से समझिएगा इसको, यहाँ पर जो मेरा डिस्क है, डिस्क के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा दोनों फ्लक्स, एक फ्लक्स ऊपर से एक फ्लक्स नीचे से। अब समझिएगा, जब दोनों फ्लक्स इंटरेक्ट करता है तो ऑब्वियसली दोनों का अपना अपना फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, फोर्स आएगा। तो एक फोर्स इसके इधर से लगता है, फिर एक फोर्स इसके इधर से लगता है, तो दोनों फोर्स एक युग्म में होता है, एक तरह से क्या कहते हैं, जोड़ा में रहता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए एक डिस्क है ऐसा, इधर से एक फोर्स ऐसे लगने लगेगा, एक फोर्स ऐसे लगने लगेगा, मतलब क्या हुआ, दोनों फोर्स एक दूसरे के सपोर्टिंग में हो गया, कपलिंग, कपल ऑफ फोर्स बना दिया, कपल बना लिया यहाँ पे एक। तो ये कपलिंग ऑफ फोर्स जो है आपको क्या, टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है, क्या करता है, टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। तो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हुआ समझ लिया आप लोग। यहाँ पे सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, एनर्जी मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन इन हुआ अभी, द प्रोडक्शन ऑफ ईडी करंट इन द मूविंग सिस्टम बाय अल्टरनेटिंग फ्लक्स, अल्टरनेटिंग फ्लक्स के द्वारा क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन हो गया ईडी करंट का। दिस ईडी करंट इंड्यूस्ड इन द मूविंग सिस्टम आपका रोटेटिंग डिस्क है, इन द मूविंग सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस द ड्राइविंग टॉर्क ड्यू टू विच द डिस्क रोटेट एंड द एनर्जी इज रिकॉर्डेड। अब जैसे जैसे डिस्क आपका रोटेट कर रहा है, रिवोल्यूट कर रहा है, जैसे जैसे रोटेट कर रहा है आपका डिस्क, तो वैसे वैसे क्या हुआ, इसके डिस्क से कनेक्टेड मेरा एक स्पिंडल है, देख रहे होंगे यदि गौर से, तो स्पिंडल है, डिस्क से कनेक्टेड मेरा स्पिंडल है। अब स्पिंडल जो है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बियरिंग लगा हुआ है, बियरिंग चूंकि रोटेट कर रहा है, जब स्टेशनरी पार्ट से उसको आइसोलेट करना है तो एक बियरिंग के थ्रू लगाना होगा, तो वहाँ पे बियरिंग, ज्वेल बियरिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे रोटेट कर रहा है उस अनुसार से मेरा रिकॉर्ड होते जा रहा है, इतना रिवॉल्यूशन हुआ, इतना रिवॉल्यूशन हुआ, तो उस जिस अनुसार से मेरा सेट रहता है, फिर रिड्यूस गियर ट्रेन जो उसका क्या काम है, तो वो मतलब क्या करता है, उसको उसका कैलकुलेट कर देता है, जैसे कितना रोटेशन हुआ कितने टाइम में, तो उस अनुसार से उसका बिल आता है, जिसका जिस अनुसार से मतलब कितना किलोवाट आवर आपका आया, तो वो रिकॉर्डिंग का काम हुआ कि रिकॉर्ड कर रहा है और रजिस्टर कर रहा है, और रिड्यूस गियर ट्रेन का काम हुआ कि उसको कन्वर्ट कर रहा है किलोवाट आवर में, ठीक है। सिंपली इतना ही है। और कुछ कुछ इसमें कंपोनेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ब्रेक मैग्नेट, इसका ब्रेक मैग्नेट का क्या काम है, तो यहाँ ये समझना है, इन द केस ऑफ एनर्जी मीटर आपका डिस्क ऑलवेज रोटेटिंग कंटिन्यूसली, डिस्क जो है आपका कंटिन्यूसली रोटेट करता है, यहाँ आपको कोई कंट्रोलिंग टॉर्क का जरूरत नहीं होता है। अब देखिए जैसे पहले के मीटर की तुलना में यदि कंपैरिजन करें इसका, पहले की जितना भी मीटर थे उसमें सभी में हम लोग को कंट्रोलिंग टॉर्क का जरूरत होता था, क्यों, क्योंकि हमको मीटर को फाइनल पोजीशन पे ले जाना था, फाइनल पोजीशन पे गया था, जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है तो उसको अपोजिट में कोई टॉर्क लगेगा ना, तो वहां लग रहा था। यहाँ मेरा डिस्क ऑलवेज कंटिन्यूसली रोटेटिंग, मेरा डिस्क जो है हमेशा कंटिन्यूसली रोटेट करता है, तो इसीलिए इस केस में देयर इज नो एनी कंट्रोलिंग टॉर्क बिकॉज ऑफ द डिस्क रोटेशन इज कंटिन्यूस। यहाँ पे कोई किसी तरह का कंट्रोलिंग टॉर्क का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि मेरा डिस्क रोटेशन क्या है, कंटिन्यूसली रोटेट करता है। अब सवाल ये है कि सर ब्रेक मैग्नेट क्यों लगाया जाता है, ब्रेक मैग्नेट,
तो ब्रेक मैग्नेट हम लोग इसीलिए लगाते हैं कि हमको जिस प्रकार का लोड है उस प्रकार के लोड के लिए कांस्टेंट स्पीड गेन करने के लिए, क्योंकि अब रोटेट तो कर रहा है रोटेट तो मेरा कर रहा है, लोड कैसा है उसके अनुसार मेरा कैसा रिवॉल्यूशन होना चाहिए डिस्क का, इसी को कंट्रोल करने के लिए मेरा ब्रेक मैग्नेट लगाया जाता है। अब इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए भी थोड़ा सा यहाँ पे स्किप यहाँ पे करते हैं, आगे जस्ट इसके बारे में है। तो अब यदि बात किया जाए ओवरऑल तो यहाँ पे बस इतना ही यहाँ पे फंक्शन है। और यहाँ पे शेडिंग रिंग और शेडिंग लूप, अच्छा इसका बात कर लेते हैं। शेडिंग रिंग एक्चुअली में इसीलिए एक तरह से एरर के कंपनसेशन के लिए लगाया जाता है, ठीक है। शेडिंग रिंग एरर के कंपनसेशन के लिए लगाया जाता है। जैसे पोटेंशियल कॉइल का हाईली इंडक्टिव होता है, पोटेंशियल कॉइल क्या होता है, हाईली इंडक्टिव रहता है, तो वहाँ पे फ्लक्स को उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, जैसे कि रोटेटिंग डिस्क पर जो मेरा आता है फ्लक्स, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एरर मेरा कम आए, तो उसी को कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोग शेडिंग रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आगे एक्सप्लेन किए हैं, उसको हम लोग आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अब यदि यहाँ पे बात करें ओवरऑल, यदि फिर से एक बार देख लें कि मेरा किस तरह मेरा एनर्जी मीटर वर्क कर रहा है, तो सिंपली जैसे करंट फ्लो किया, पोटेंशियल कॉइल में करंट गया, करंट कॉइल में करंट गया, दोनों के वजह से मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, दोनों फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो मेरा रोटेटिंग डिस्क के साथ इंटरेक्ट किया, मतलब डिस्क पहले स्टेशनरी ही है, अभी रोटेट नहीं किया है, तो वो डिस्क के साथ इंटरेक्ट किया। जैसे दोनों फ्लक्स इंटरेक्ट किया, वो दोनों फ्लक्स अपना अपना करंट प्रोड्यूस कर लिया डिस्क में। जब वो करंट आया तो करंट की वजह से मेरा क्या आएगा, फोर्स आएगा। जब वो फोर्स आया तो वो फोर्स एक युगल जोड़ी में आया, जोड़ी में आया तो मतलब क्या हुआ, टॉर्क मेरा प्रोड्यूस हो गया। जैसे टॉर्क मेरा प्रोड्यूस हुआ, मेरा डिस्क रोटेट करने लगा, डिस्क रोटेट करने लगा, रोटेशनल डिस्क से कनेक्टेड मेरा स्पिंडल है, स्पिंडल से कनेक्टेड है मेरा वो रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम, तो वो रिकॉर्ड कर लेता है, उसको रिड्यूस गियर ट्रेंड किलोवाट आवर में मेरा चेंज करके यूनिट बता देता है। तो ये सिंपली है, इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि जितना भी रिवॉल्यूशन हो रहा है उसको सम करके बता रहा है कि इतना आपका किलोवाट आवर आया, इतना आपका यूनिट आया। तो ओवरऑल ये इतना ही है। क्लियर है यहाँ तक सबका? ये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल पूरा इतना हम लोग सीख लिए। तो आगे हम लोग मैकेनिज्म और इसको डिटेल से देखेंगे। मैकेनिज्म यदि यहाँ पर अच्छे यहाँ से कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या कह रहा है, द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है, इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देयर इज नो कंट्रोलिंग टॉर्क बिकॉज द डिस्क रोटेशन इज कंटिन्यूअस, यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क का जरूरत नहीं होता है। ब्रेक मैग्नेट इज यूज टू कीप द स्पीड मेंटेन, स्पीड को मेंटेन एज एन, मतलब लोड कैसा है उसके अनुसार हमको स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम लोग ब्रेक मैग्नेट का यूज करते हैं। पोटेंशियल कॉइल इज यूज्ड इन एनर्जी मीटर शुड बी हाईली इंडक्टिव, ठीक है, हाईली इंडक्टिव होना चाहिए। अब यदि हम लोग डेफ्लेक्टिंग टॉर्क की यदि बात करें, डेफ्लेक्टिंग टॉर्क की यदि बात करें, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर डेफ्लेक्टिंग टॉर्क इन द केस ऑफ एनर्जी मीटर, तो हियर हम लोग देखते हैं कि डेफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन जो आता है टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई साइन डेल्टा माइनस फाई। यहाँ पे डेल्टा क्या है, देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ स्किप किए हुए हैं कि यहाँ पे आपका फेजर डायग्राम बनाने के लिए आता है, बहुत इजी है, फेजर डायग्राम बहुत इजी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एज ए शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा स्किप किए हुए हैं। तो हो सकता है मे भी हम कभी बाद में इसको डिस्कस करेंगे, तो सिंपली हम बोल देते हैं ऐसे क्या है कि फेजर डायग्राम में कुछ है नहीं, जैसे कि वोल्टेज लेंगे उसको, फिर आपका जो दोनों अलग अलग आएगा, एक बार पोटेंशियल कॉइल के लिए, एक बार करंट कॉइल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आया है, तो वहाँ से एक्सप्रेशन जो आता है ना मेरा टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई साइन डेल्टा माइनस फाई, एक्चुअली में होता है क्या, प्रैक्टिक आइडियली मेरा डेल्टा का वैल्यू लगभग 90 डिग्री होना चाहिए, तब मेरा ट्रू वैल्यू देता है। यदि मेरा डेल्टा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, डेल्टा का वैल्यू यदि 90 डिग्री हो जाए, तब मेरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, टी डी बराबर
वी आई कॉस फाई, जो कि मेरा क्या है, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरा एक्टिव पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ पे ब्रेकिंग टॉर्क की यदि बात किया जाए, ब्रेकिंग टॉर्क जो मेरा यहाँ पे होता है टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाइव बी स्क्वायर डी। एन तो हो गया मेरा रोटेशन कर रहा है, जो फाइव बी मतलब क्या हुआ, जो मेरा ब्रेक मैग्नेट से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और मेरा डी क्या है, डिस्टेंस। कहाँ से डिस्टेंस, देखिए इसको हम लोग एक बार यहाँ पे चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे क्या है कि आपका, एक मिनट, जैसे कि आपका ब्रेक मैग्नेट है, मान लीजिए, इसको थोड़ा से कर रहे हैं अच्छे से, सब लोग देखिएगा। मान लीजिए ये ब्रेक मैग्नेट है, और ये भी मान लीजिए आप यहाँ पे ये मान लीजिए स्पिंडल आपका, ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ पर आपका ये रोटेशनल डिस्क है, जो डिस्क आपका रोटेट कर रहा है, ये आपका सेंटर, डिस्क का सेंटर। तो डी जो आपका होगा, ये जो आपका सेंटर यहाँ से मान लीजिए, तो इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस ये आपका डी होगा। मतलब क्या हुआ, इसके स्पिंडल से ब्रेक मैग्नेट के बीच का दूरी, ठीक है। फाई क्या होगा, फाइव भी क्या होगा, जो मेरा ब्रेक मैग्नेट से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फाइव ही, वो मेरा फाइव ही हुआ। बोलिए ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एन क्या है, डिस्क का रोटेशन है। तो ब्रेक मैग्नेट ब्रेकिंग टॉर्क जो मेरा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन इंटू फाइव ई स्क्वायर इंटू डी। मतलब क्या, ब्रेकिंग टॉर्क मेरा स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा ब्रेकिंग टॉर्क लगेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक चीज़ और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यदि ब्रेकिंग एनर्जी मीटर से यदि क्वेश्चन उठाएगा तो यहाँ से ज़रूर वो कवर करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मेरा स्पीड जो होता है, फिर यहाँ से यदि स्पीड को लिखना दी चाहें, स्पीड क्या होगा, स्पीड जो होगा वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इधर कर देंगे टी बी डिवाइडेड बाय फाइव बी स्क्वायर इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से स्पीड क्या आ रहा है, डी के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा किसका, ब्रेक मैग्नेट का, कहाँ से, स्पिंडल से, जैसे जैसे ब्रेक मैग्नेट का स्पिंडल से डिस्टेंस बढ़ेगा उतना कम रोटेशन करेगा। क्लियर है? ये बात क्लियर है? जितना मतलब डिस्टेंस जितना आएगा उतना कम मतलब स्लो रोटेशन करेगा, जितना कम डिस्टेंस पड़ेगा उतना ज़्यादा रोटेशन करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये सब क्लियर है। ठीक है, अब एरर एंड कंपनसेशन का यदि बात करें, एनर्जी मीटर में क्या क्या एरर हो सकते हैं, एरर को हम लोग कैसे उसका कंपनसेट करेंगे, कोई भी एरर है तो कैसे उसको कंपनसेशन करेंगे, तो इसकी भी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ओबियसली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एरर जो है, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं लेग क्वाइल या पावर फैक्टर या शेडिंग क्वाइल के चलते जो मेरा होगा, तो वहाँ पे उसको हम लोग कैसे कंपनसेशन करेंगे, लेग क्वाइल कंपनसेशन या फिर शेडिंग रिंग कंपनसेशन। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग पोटेंशियल क्वाइल जो मेरा यहाँ पे रहता है, पोटेंशियल क्वाइल, इसका फ्लक्स नीचे जा रहा है 5p, तो इसके कंपनसेशन के लिए हाईली इंडक्टिव रहता है मेरा पोटेंशियल क्वाइल। इसके कंपनसेशन के लिए हम लोग यहाँ पे लेग क्वाइल या शेडिंग क्वाइल का यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे इसका डिस्कस कर चुके थे, शेडिंग क्वाइल का यूज करते हैं। देखिए हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअली में होता ऐसा है कि जो मेरा ये फ्लक्स आता है, ये जो जो हम यहाँ पे एक लेग क्वाइल लगाते हैं, ये मेरा ये फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या देगा, 5p माइनस 5l दे देता है। अब उसका काम क्या रहता है, यहाँ पे हम देखिए पढ़ते हैं, एनर्जी मीटर के पोटेंशियल क्वाइल हाईली इंडक्टिव होते हैं, फिर भी प्रैक्टिकली 5p अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री लैग नहीं कर पाते हैं। देखिए बोलने का हम बोल देते हैं वो पूरा हाईली इंडक्टिव है, लेकिन फिर भी वो प्योरली हाईली इंडक्टिव नहीं होता है। लैगिंग क्वाइल के हेल्प से हम यहाँ पे
अपोजिट फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं और फलस्वरूप रिजल्टेंट फ्लक्स 5P-5L रोटेटिंग डिस्क से होकर पास करता है। लैगिंग कॉइल के रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके फाई को एडजस्ट करते हैं जब तक कि फाई अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री ना हो जाए। देखिए, हम अभी थोड़ा देर पहले इस बात को डिस्कस किए थे, थोड़ा देर पहले जस्ट, कि हम लोग ये डिस्कस किए थे कि जो हम लोग का डेफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन आया था, डेफ्लेक्टिंग टॉर्क का वी आई साइन डेल्टा माइनस फाई, याद आ रहा है? याद आ रहा है? डेफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आया था वी आई साइन डेल्टा माइनस फाई, तो वहां पे हम लोग क्या बात किए थे, क्या जिक्र किए थे कि डेल्टा का वैल्यू यदि अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री हो जाए आइडियली, तब मेरा डेफ्लेक्शन टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉस फाई हो जाएगा, जो कि होता है आइडियली। लेकिन प्रैक्टिकली का यदि बात किया जाए तो डेल्टा का वैल्यू 90 डिग्री अप्रोक्सीमेट नहीं होता है। तो इसीलिए लैगिंग कॉइल का यूज इसीलिए किया जाता है कि मेरा डेल्टा का वैल्यू क्या कर दें, 90 डिग्री कर दें। अब 90 डिग्री करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैगिंग कॉइल के करते हैं, वही लिखे हुए हैं यहाँ पे। लैगिंग कॉइल के हेल्प से हम यहाँ अपोजिट फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं, फलस्वरूप रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेटिंग डिस्क से होकर पास करता है। लैगिंग कॉइल के रेसिस्टेंस को एडजस्ट करके फाई को एडजस्ट करते हैं तब तक कि जब तक फाई अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री ना हो जाए। कितना जबरदस्त बात लिख दिया है, एकदम अच्छे तरह से याद रखना है इसको, ठीक है। और शेडिंग रिंग जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो मेड ऑफ कॉपर होना चाहिए, यूज्ड फॉर एडजस्टिंग द पोटेंशियल कॉइल फ्लक्स फाई आर। If the shading ridge is kept near to the potential coil, then phi L is maximum. If shading ridge is away from the potential coil, then phi L is minimum. ये दोनों की पॉइंट को याद रखना है। अब दूसरा हम लोग का है कि लाइट लोड या फ्रिक्शन एडजस्टमेंट। लाइट लोड या फ्रिक्शन एडजस्टमेंट, देखिए जस्ट शेडिंग कॉइल के जस्ट नीचे आपको एक शेडिंग लूप मिला होगा, जब हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे उसका फिगर। तो देखिए यहाँ पे शेडिंग लूप देख रहे हैं सब लोग, शेडिंग लूप यहाँ पे देख रहे हैं, शेडिंग लूप। अब इसका क्या वर्क है, शेडिंग लूप का हम लोग का क्या वर्क है, वो हम लोग यहाँ पे आप देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से समझते जाएंगे हम लोग पूरे एकदम सिंपल लैंग्वेज में। लाइट लोड या फ्रिक्शन एडजस्टमेंट। अब देखिए लाइट लोड मतलब क्या हुआ, शेडिंग लूप इज केप्ट बिटवीन the potential coil and the rotating disc is used to compensate for the light load or friction adjustment, ठीक है। अब देखिए मेनली बात है कि एक कभी कभी होता क्या है कि यदि लाइट बहुत कम लोड रहे, बहुत कम लोड रहे, उस समय यदि मेरा डिस्क रोटेट ना करे तो वो तो सही बात नहीं हुई। मतलब लाइट लोड में भी, कम लोड में भी मेरा डिस्क रोटेट करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, शेडिंग लूप लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो शेडिंग लूप इज केप्ट बिटवीन द पोटेंशियल कॉइल एंड द रोटेटिंग डिस्क इज यूज्ड टू कंपनसेट फॉर लाइट लोड और फ्रिक्शन एडजस्टमेंट। Some part of the shading loop is magnetized and the remaining part of the unmagnetized. Due to this difference, a small torque is produced which drive the disc under no load condition या low load condition। तो मतलब क्लियर हुआ कि लो लोड कंडीशन में भी ऐसा नहीं कि कम लोड है तो उस समय मेरा डिस्क रोटेट ही ना करे, उस समय भी मेरा डिस्क रोटेट करे। इसीलिए हम लोग इस कॉइल का यूज करते हैं, शेडिंग लूप कॉइल का, या फिर फ्रिक्शन के एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है, हम लोग इसका यूज करते हैं। फ्रिक्शन एडजस्टमेंट करने का क्या मतलब हुआ, अरे भाई जब मेरा रोटेटिंग डिस्क है, स्पिंडल है, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा, होगा ना। तो ऑब्वियसली जितना रोटेशन होना चाहिए उससे कुछ कम ही होगा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए, मतलब क्या एडजस्ट, कि वो भी हो, उसको भी कंसीडर करें, फ्रिक्शन को भी कंसीडर करना है, या और लाइट लोड दोनों को ये कंपनसेट करता है कौन, शेडिंग लूप। एकदम गांठ बांध लो अच्छे से,
लाइट लोड और फ्रिक्शन एडजस्टमेंट के लिए हम लोग शेडिंग लूप का यूज करते हैं, जो कि पोटेंशियल कॉइल और रोटेटिंग डिस्क के बीच स्थित होता है, एकदम साधारण तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का एरर है क्रीपिंग एरर, बहुत प्रचलित एरर, बहुत ही अच्छे से एकदम यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा है। कोई भी जेई का बात करें, इस बार आरबी जेई में भी इससे पूछा गया था क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ मतलब उतना नहीं, पूरा इजी क्वेश्चन था। और जहाँ से यदि आपको एनर्जी मीटर से यदि आपका क्वेश्चन बनेगा ना, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा आपका, प्रैक्टिकली एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, एकदम इजी क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए हम लोग को इस पार्ट को अच्छे से कवर करना है, एकदम आसान तरीके से, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, अब जैसे क्रीपिंग एरर को देखना है, क्रीपिंग एरर क्या है। देखिए कुछ नहीं है, इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में पहले समझते हैं। हम जो अभी फ्रिक्शन के लिए एडजस्टमेंट किए, फ्रिक्शन के लिए अभी हम लोग शेडिंग लूप का यूज किए ना, फ्रिक्शन के लिए शेडिंग लूप का यूज किए, यदि ये ओवर कंपनसेटेड हो जाए, क्या कहने का मतलब सर ओवर कंपनसेटेड? ओवर कंपनसेटेड कहने का मतलब हुआ कि जितना मेरा होना था ना फ्रिक्शन के लिए एडजस्टमेंट, उससे ज़्यादा हम कंपनसेशन कर दिए। यदि ओवर कंपनसेशन हो गया, उस केस में क्या होगा सर? उस केस में यही होगा कि जब मेरा लोड नहीं भी रहेगा ना, तब भी मेरा डिस्क सर रोटेट करने लगेगा। ये तो गड़बड़ बात हो गई सर, हम बिजली बिल यूज भी बिजली नहीं कर रहे हैं और मेरा वहाँ पे बिल उठ रहा है, तो ये गलत बात हो गया। तो क्रीपिंग एरर यही है। क्रीपिंग एरर क्या है कि मतलब इवन मतलब कि डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग विथ पोटेंशियल कॉइल एक्साइटेड इवन थ्रू नो लोड इज अप्लाइड। लोड नहीं भी रहेगा उस समय भी मेरा डिस्क रोटेट करने लगेगा, ये मेरा क्रीपिंग एरर कहलाता है। क्रीपिंग एरर क्लियर हुआ? क्रीपिंग एरर क्या हुआ मतलब जब फ्रिक्शन मेरा ओवर कंपनसेटेड हो जाता है, तो उस केस में इवन थ्रू नो लोड कंडीशन द डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग। तो मेरा जब नो लोड कंडीशन में भी मेरा डिस्क रोटेट करने लगता है, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग एरर। क्लियर है? तो आप देखिए इसका कॉम्पनसेशन कैसे करेंगे। इसका दो तरह से कॉम्पनसेशन हम लोग करते हैं, दो तरह से कॉम्पनसेशन करते हैं। एक तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में हम लोग कर रहे हैं इसको थोड़ा। एक तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रोटेटिंग डिस्क पे स्मॉल आयरन पीस रख देते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल आयरन पीस, स्मॉल आयरन पीस रख देते हैं। या फिर करते क्या है, जस्ट शंट मैग्नेट के जस्ट नीचे, शंट मैग्नेट के जस्ट नीचे रोटेटिंग डिस्क पर दो होल कर देते, देख रहे हैं दो होल किए हुए हैं, स्मॉल होल्स। अब सर इसका क्या फायदा होता है? ये दोनों जो है मेरा, जो हम फ्रिक्शन को ओवर कंपनसेटेड कर दिए, अब ये उसके अपोजिट में एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जिससे मेरा वो यदि एरर है तो उसको ये कंपनसेट करने का काम करता है। मतलब क्रीपिंग एरर को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक रोटेटिंग डिस्क पे हम लोग स्मॉल आयरन पीस रखेंगे। ठीक है, उसके बाद या फिर हम लोग शंट मैग्नेट के जस्ट नीचे, कहाँ पे, रोटेटिंग डिस्क के हम लोग होल्स दो कर देंगे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट हम लोग सब लोग हमको लगता है जान देंगे, उसको हम लोग डिटेल में उतना नहीं जाएंगे, बस इसको हम याद रखते हैं इसको ऐसे कि मतलब कि इसको दूर करने के लिए, क्रीपिंग एरर को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोटेटिंग डिस्क पर आयरन पीस रखते हैं या फिर दो होल्स कर देते हैं। ठीक है, और क्रीपिंग एरर का फॉर्मूला बहुत ही प्रचलित है, इसको बार बार क्वेश्चन पूछता है। यूपीपीसीएल में एक बार पूछा था प्रीवियस ईयर में कभी कि मतलब कि क्रीपिंग एरर का फॉर्मूला, इस पे आधारित न्यूमेरिकल ये पूछा था, परसेंटेज क्रीपिंग एरर क्या होगा। तो क्रीपिंग एरर जो होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ डिस्क ड्यू टू क्रीपिंग पर आवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ डिस्क ड्यू टू लोड पर आवर इंटू 100, ये मेरा बताता है क्या, क्रीपिंग एरर। तो इसको अच्छे से याद रखना है। क्रीपिंग एरर क्या हुआ, तो इसको याद रखना है अच्छे से, एकदम शानदार तरीके से। क्रीपिंग एरर होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ डिस्क ड्यू टू क्रीपिंग पर आवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ डिस्क ड्यू टू लोड पर आवर इंटू 100। तो ये सब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर एरर।
तो ये तो कुछ ज़्यादा है नहीं। टेम्परेचर एरर क्या होगा, सिंपली सी बात है, ड्यू टू टेम्परेचर देयर इज ए इंक्रीज इन रेसिस्टेंस ऑफ ऑल कॉपर एल्यूमिनियम पार्ट्स। कॉपर और एल्यूमिनियम पार्ट्स है जो मतलब सिंपली मेटल वाले कहने की बात है, मेटल जो भी है उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके वजह से मेरा सब चीज़ चेंज हो जाएगा। सो इट्स रिजल्ट इन एरर, तो उसकी वजह से मेरा एरर आ जाएगा। ऑल्सो ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इन द परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंजेस। परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा एरर आ जाता है। अब इसको दूर करने के लिए एमयू टैम्प मटेरियल का यूज किया जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल। इसके जब इसका हम लोग यूज करते हैं ना मैग्नेट बनाने में, एमयू टैम्प टाइप के स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल का, तो उसमें मेरा कम एरर आता है। तो इसीलिए हम लोग टेम्परेचर एरर को दूर करने के लिए एमयू टैम्प टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं। तो ये हम लोग का था क्या, एनर्जी मीटर, जो कि हम लोग जैसे कि आजकल हम लोग एनर्जी मीटर जो यूज करते हैं वो तो डिजिटल हुआ। पहले जो हम लोग का हुआ करता था एनालॉग एनर्जी मीटर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरा अध्ययन करें। तो यहाँ तक मेरा टोटल था एनर्जी मीटर का। तो आज का यहीं पे स्टॉप करते हैं। देखिए बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते रहिए, जितना भी एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर आपको सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एसएससी जेईई का जितना भी प्रीवियस ईयर कम से कम इतना बना लीजिए। और मेरा यूथ पब्लिकेशन से आपका नाम बोल रहे हैं, एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर के लिए, कोई भी जेईई के, सभी जेईई के, जैसे यूपीपीसीएल जेईई, एसएससी जेईई या फिर डीएमआरसी जेईई, आरआरबी जेईई, सबका उसमें बहुत अच्छे तरीके से कलेक्शन दिया हुआ है। आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से उसमें डील किया हुआ है प्रीवियस ईयर सारे। तो प्रीवियस ईयर के लिए बहुत अच्छी बुक है, उसको सब लोग आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।